नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश की हत्या नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश की हत्या नॉवल का पार्ट 3। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? वो दांत पीसता हुआ बोला। जानते हो, अगर तुम्हारा इस केस से ताल्लुक ना भी हो तो भी मैं तुम्हें जेल की हवा खिला सकता हूँ। मैं अपने आप को वही समझता हूँ जो मैं हूँ, यानी राजेश वर्मा, क्राइम रिपोर्टर एडवेंचरर। राजेश उसी के स्वर की नकल करता हुआ बोला। जानते हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें सुबह का अखबार देखकर अपना सर पीट लेने पर मजबूर कर सकता हूँ, जिसमें तुम्हारी काबिलियत, कार्यकुशलता, व्यवहार का कच्चा चिट्ठा छपा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें असलियत बता रहा हूँ, राजेश ठोस स्वर में बोला। हम भी तुम्हारी तरह कानून के मुहाफिज है। उसने सुधीर की ओर इशारा किया। इनका नाम सुधीर रंजन है। तुम्हें यहाँ पहुँचने की सूचना इन्हीं की सेक्रेटरी के माध्यम से प्राप्त हुई थी। हमने यहाँ आकर हत्या की एक वारदात को रोकने की कोशिश की थी, और तुम हो कि आते ही हम पर चढ़ना शुरू कर दिया और चढ़ते ही चले गए। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। अगर अभी भी कोई शक सुबह तुम्हारे दिमाग में है, राजेश कहता गया, तो इंस्पेक्टर विजय कुमार को आने दो। वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर खिसियाहट भरे भाव उत्पन्न हो गए। उसकी सारी फूंफा तेजी से खत्म होती जा रही प्रतीत होती थी। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, वो शुष्क स्वर में बोला। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ एक आदमी की हत्या हुई है। तुम लोग मौके पर मौजूद पाए गए हो, और एक रिवॉल्वर जिसे कुछ देर पहले ही फायर किया गया था भी बरामद हुई है। इन हालात में क्या करना होता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने सब इंस्पेक्टर की ओर देखा। तुम नीचे जाओ और हेडक्वार्टर्स को सूचित कर दो। सब इंस्पेक्टर तेजी से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर ने सुरेश दुग्गल की ओर देखा। वो हाथ नीचे किए गुमसुम सा खड़ा था। तो खूनी तुम हो? इंस्पेक्टर ने अपने पेटेंट लहजे में पूछा। इस आदमी का खून तुमने क्यों किया? सुधीर आगे बढ़ा और सुरेश दुग्गल के कंधे पर हाथ रख दिया। किसी भी सवाल का जवाब मत देना, वो बोला। जो कुछ हम अब कहेंगे वही थोड़ी देर के बाद फिर दोहराना पड़ेगा, जबकि इस वक्त कुछ भी बताना जरूरी नहीं है। उसके स्वर में दृढ़ता थी। बेहतर होगा कि हम सब इस कमरे को इसी तरह छोड़कर बाहर चले जाएं। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर, तुम भी ताऊ पेच खाना छोड़कर हालात को सरसरे तौर पर समझ लो, ताकि इंस्पेक्टर विजय कुमार के सामने बुत बने ना खड़े रहो। उसने सुरेश की ओर सर हिलाया। ये सुरेश दुग्गल है। राजेश की तरह ये भी एडवेंचरर का क्राइम रिपोर्टर है। मैं और राजेश अगर 1 मिनट पहले भी यहाँ पहुँच जाते तो इसे देवराज मेहता यानी मृतक को शूट करने से रोक सकते थे। बाहर गलियारे में मौजूद 3 आदमियों में भी 2 हमारी इस बात की गवाही दे सकते हैं। मैं नहीं जानता उनमें से तीसरे आदमी ने भी कुछ देखा था या नहीं। इंस्पेक्टर ने सुधीर को घूरा, मानो वो पूछना चाहता था कि सुधीर ने ये सब उसे पहले ही क्यों नहीं बताया, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। और कुछ? उसने पूछा। नहीं, सुधीर बोला। अब अगर इजाज़त हो तो हम लोग नीचे बैठकर इंतज़ार करना चाहते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर शुष्क स्वर में बोला, लेकिन नीचे से कहीं और रफू चक्कर मत हो जाना। सुधीर और राजेश सुरेश दुग्गल सहित कमरे से बाहर आ गए। सुरेश दुग्गल लड़खड़ाता सा चल रहा था और सुधीर ने उसे सहारा दे रखा था। वे गलियारे में खड़े तीनों आदमियों के पास पहुंचे। मिस्टर मेहता मर चुके हैं, सुधीर ने उन तीनों से कहा। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। आओ नीचे चलकर बैठते हैं। अभी और पुलिस अधिकारी आएगी और हम सबको अपना अपना बयान देना होगा। वे तीनों कुछ नहीं बोले। सुधीर सुरेश को सहारा दिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पल भर हिचकिचाने के बाद वे तीनों भी उनके पीछे चल पड़े। तभी इंस्पेक्टर दरवाजे पर प्रकट हुआ। मैं यहीं रहकर घटनास्थल की निगरानी करूंगा। वो दरवाजे के पास खड़े दोनों पुलिसमैन से बोला। तुम नीचे जाकर इन लोगों पर नजर रखो। ये ना तो आपस में बातें करने पाए और ना ही इनमें से कोई भी मकान से बाहर कदम रखे। अब तक मात्र दर्शकों की भांति खड़े दोनों पुलिसमैन पलटकर सीढ़ियों की ओर चल दिए। सीढ़ियों के नीचे चांदी की ट्रे और बोतल तथा ग्लासों का कांच पूर्ववत बिखरा पड़ा था। सफेद लिबास वाला अधेड़ नौकर कांच के टुकड़े उठाकर ट्रे में भरने लगा। शेष लोग हॉल में पड़े 2 सोफा सेट पर सुविधा अनुसार बैठ गए। दोनों पुलिसमैन भी नीचे आकर प्रवेश द्वार के पास खड़े हो गए। सुधीर ने अपना और राजेश का परिचय देने के बाद अपडेट युवक और धूर्त आंखों वाले अधेड़ की ओर देखा। आप लोगों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम बलराज मेहता है, अप टू डेट युवक बोला। मृतक देवराज मेहता मेरा बड़ा भाई था। मुझे अफसोस है
कि मैं तत्परता से काम नहीं ले सका, वरना मेरे भाई ने इस वक्त जीवित होना था। सुधीर ने नोट किया। बलराज मेहता के चेहरे अथवा आवाज़ से ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि अपने भाई की मौत का उसे जरा भी अफसोस था। जब यह आदमी रिवॉल्वर हिलाता हुआ बगोले की तरह भीतर दाखिल हुआ, वो सुरेश की ओर इशारा करके कह रहा था। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। ये मुझे जोर से धकेलकर ऊपर दौड़ गया था। मैं तो इस बारे में कतई कुछ नहीं जानता, धूर्त आंखों वाला बोला। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी और लहजा खींच से भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में रामलाल द्वारा ड्रिंक लाए जाने का इंतजार कर रहा था। रामलाल कौन है? सुधीर ने टोका। नौकर है, बलराज ने कहा और ट्रे में कांच भर कर ले जाते सफ़ेद लिबास वाले अधेड़ की ओर संकेत कर दिया। आई सी, सुधीर ने कहा और पुनः धूर्त आंखों वाले की ओर मुखातिब हो गया। फिर क्या हुआ? होना क्या था? पहले नीचे फिर ऊपर गलियारे में भागने की आवाज़ सुनाई दी। कहकर उसने सुरेश की ओर सर हिलाकर पूछा, उधर बेटा खतरनाक नौजवान कौन है? हत्या उसने ही की है ना? हाँ, उसका नाम सुरेश दुग्गल है, सुधीर ने कहा। फिर पलट कर पूछ बैठा, आपकी तारीफ? इनका नाम जयंतनाथ है, बलराज मेहता जल्दी से बोला। दिल्ली में एडवोकेट है। देवराज से किसी मामले पर विचार विमर्श करने आज शामी हवाई जहाज द्वारा यहाँ पहुंचे थे। तभी प्रवेश द्वार खुला। सब इंस्पेक्टर भीतर दाखिल हुआ। उसने उन चारों को इस ढंग से घूरा मानो उनकी वहाँ मौजूदगी से हैरान हुआ था। मैंने हेडक्वार्टर को सूचित कर दिया है, वो सुधीर की ओर देखता हुआ बोला। वे लोग आने ही वाले हैं, उनके आने तक आप सबने यहीं रुकना है। तुम भी इन्हीं के पास ठहरो। सीढ़ियों के ऊपर से इंस्पेक्टर की गूंजती सी आवाज़ आई, ध्यान रखना ये लोग आपस में मिलकर कोई कहानी ना गढ़ ले। राइट सर, सब इंस्पेक्टर ने उसी के स्वर में जवाब दिया। फिर वो उन सब की ओर पलट कर बोला, सुन लिया आप लोगों ने? और एक सोफा चेयर पर बैठ गया। जवाब में सुधीर मुस्कुराया और उठकर राजेश की बगल में बैठे सुरेश दुग्गल के सामने जा खड़ा हुआ। कुर्सी में निढाल सा पसरा सुरेश दुग्गल एकदम तनकर बैठ गया। मैं पूछता हूँ ये सब हो क्या रहा है? वो कड़वे स्वर में बोला। देवराज की हत्या मैंने की है, क्योंकि वो इसी काबिल था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब ये लोग मुझे हथकड़ी लगाकर ले क्यों नहीं जा रहे हैं? इतनी बेसब्री क्यों दिखा रहे हो? सुधीर बोला। थोड़ी देर और इंतजार करो, तुम्हारा यही अंजाम होगा। देखिए, आप सब मर्डर सस्पेक्ट है। सब इंस्पेक्टर गुर्राया। मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूँ कि बयान देने से पहले आप लोगों का आपस में बातें करना सरासर गलत है। सुधीर वापस अपनी कुर्सी पर आ बैठा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। मिसेस मेहता यानी आपकी भाभी घर में नहीं है? उसने बलराज मेहता से पूछा। वो क्लब गई है, बलराज ने जवाब दिया। फिर बुरी तरह चौंकता हुआ उठकर खड़ा हो गया। ओह माय गॉड, उसे इस वारदात की खबर देने का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आप दोनों बार बार मना करने के बावजूद आपस में बातें कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर क्रोधित स्वर में बोला। बलराज मेहता फौरन उसकी ओर पलट गया। मैं मृतक की पत्नी को फोन द्वारा इस हादसे की इत्तला देना चाहता हूँ, वो बोला। सब इंस्पेक्टर ने पल भर सोचा, फिर पूछा, फोन कहाँ है? बराबर वाले कमरे में एक्सटेंशन लाइन है, चलो। दोनों दाईं ओर बने दरवाजे से एक अन्य कमरे में चले गए। करीब 3 मिनट बाद वापस लौटे और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सुधीर ने नोट किया, बलराज मेहता एक गहरी सोचों में घिर गया नजर आता था। राजेश भी एकटक उसी को घूर रहा था। वो क्लब से अपनी किसी सहेली के साथ जा चुकी है, बलराज मेहता चिंतित स्वर में बोला। पता नहीं कब लौटेगी। मैंने सहेली के बारे में पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। मैंने क्लब के सेक्रेटरी को इस हादसे की सूचना दे दी है और कह दिया है कि अगर मिसेज मेहता का फ़ोन आए या वो खुद आए तो उसे सूचित कर दे। ठीक किया ना? इससे पहले कि सुधीर कोई जवाब दे पाता, बाहर एक जीप आकर रुकी। इंस्पेक्टर विजय कुमार अपने दल बल सहित आ पहुंचा था। सब इंस्पेक्टर एकदम उछलकर खड़ा हो गया। विजय कुमार भीतर दाखिल होने के बाद भी प्रवेश द्वार के पास खड़ा रहा। सब इंस्पेक्टर सहित दोनों पुलिसमैनों के सैल्यूट के जवाब में उसने मात्र तनिक सर हिला दिया था। प्रत्यक्ष उसकी तेज निगाहें वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति का बारी बारी से जायजा ले रही थी। सुधीर और राजेश की मौजूदगी पर उसने जरा भी हैरानी जाहिर नहीं की। अलबत्ता उसके चेहरे पर किंचित मिश्रित भाव जरूर पैदा हो गए। उन दोनों को सरासर नज़रअंदाज करते हुए वो सब इंस्पेक्टर की ओर आकर्षित हुआ। क्या हो रहा है? उसने पूछा। ऊपर एक आदमी की हत्या हो गई है सर, सब इंस्पेक्टर सम्मानित स्वर में बोला। उसे रिवॉल्वर से शूट किया गया था। उसने सुरेश की ओर इशारा किया। हत्यारा वो आदमी है। फिर सुधीर और राजेश की ओर हाथ हिलाया। ये हमारे आने से पहले ही घटनास्थल पर मौजूद थे। विजय कुमार ने सुरेश दुग्गल पर दृष्टिपात किया, फिर सुधीर की ओर देखा। मृतक कौन था? उसने पूछा। देवराज मेहता, सुधीर ने जवाब दिया। मुझे बताया गया है कि इस वारदात से पहले ही तुम्हारी सेक्रेटरी ने फ्लाइंग स्क्वाड को फ़ोन किया था। बिल्कुल सही बताया गया है। इसका मतलब है अब हत्यारे तुम्हें पूर्व सूचना देकर हत्या करने लगे हैं।
इस मामले में तो ऐसा ही लगता है। वैसे बात दरअसल ये है। नो एक्सप्लेनेशंस प्लीज, विजय कुमार उसे रोकता हुआ बोला। पहले मैं ऊपर जाकर देखना चाहता हूँ। और सब इंस्पेक्टर को वहीं ठहरने के लिए कहकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। मैं भी साथ चल सकता हूँ, सुधीर ने टोका। विजय कुमार तनिक हिचकिचाया, फिर सहमति सूचक सर हिला दिया और फिर राजेश की ओर पलटकर दरियादिली दिखाता हुआ बोला, तुम भी आ जाओ, वरना अपने अखबार में प्रेस के अधिकार हनन की हाय तौबा मचानी शुरू कर दोगे। थैंक यू, राजेश हर्षित स्वर में बोला। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। दोनों विजय कुमार के पीछे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर पहले से मौजूद इंस्पेक्टर बड़े ही हाकिमाना अंदाज में स्टडी के दरवाजे के बाहर खड़ा था। हेलो यादव, विजय कुमार उससे संबोधित हुआ। हेलो, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर सुधीर और राजेश पर निगाह पड़ते ही उसके माथे में बल पड़ गए। उसने जेब से सुरेश दुग्गल का 32 बोर का रिवॉल्वर निकाला। ये लो मर्डर वेपन, ये इस आदमी की जेब से बरामद हुआ था। उस वक्त रिवॉल्वर की नाल गर्म थी और बारूद की तेज गंध आ रही थी। विजय कुमार ने नाल पकड़कर रिवॉल्वर सूंघा, फिर जेब में डाल दिया। बिल्कुल सीधा साधा केस है, यादव कह रहा था। तुम्हें जरा भी मगजपच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब तुम संभालो, मैं चलता हूँ। अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो निसंकोच बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर यादव, विजय कुमार उससे हाथ मिलाता हुआ बोला। नीचे जीप में एक हेड कांस्टेबल बैठा है, उसे नीचे मौजूद लोगों की निगरानी के लिए भेजते जाना। अच्छा, यादव चला गया, लेकिन जाने से पहले सुधीर और राजेश को घूरना नहीं भूला। विजय कुमार ने कब्जों से उखड़े दरवाजे के पल्ले पर निगाह डाली। लगता है हत्या के साथ साथ सेंधमारी भी हुई है। इसके लिए हम दोनों कसूरवार है, सुधीर ने कहा। भीतर से फायर की आवाज़ सुनकर मजबूरन हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ा था। विजय कुमार दरवाजे से भीतर देखता हुआ बोला। यह देवराज मेहता कोई व्यस्त और खुद को महत्वपूर्ण समझने वाला आदमी था। सुधीर और राजेश ने भी उसकी दृष्टि का अनुसरण किया। दरवाजे के ऊपर लाल बल्ब जल रहा था। जाहिर था कि मरने से पहले देवराज मेहता किसी काम में व्यस्त था और खुद को डिस्टर्ब किया जाना नहीं चाहता था। विजय कुमार स्टडी में दाखिल हुआ और सीधा डेस्क के पास पहुंचा। देवराज की लाश का गौर से मुआयना करने के बाद बोला, कोट पर बने सुराख के आसपास खून का जरा भी निशान नहीं है। 32 बोर के रिवॉल्वर की गोली शायद सीधी दिल में जा घुसी थी और तुरंत इसकी जान ले ली थी। मैं और राजेश फायर होने के करीब 1 मिनट बाद दरवाज़ा तोड़कर भीतर दाखिल हुए थे, सुधीर बोला। उस वक्त भी इसी हालत में था, जिस्म के किसी भी हिस्से में जरा सी भी हरकत नहीं थी। विजय कुमार ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी खोजपूर्ण निगाहें कमरे में चारों तरफ दौड़ रही थी। कमरे में घुसने का यही एक रास्ता है। उसने टूटे दरवाजे की ओर इशारा दिया, फिर कमरे के पृष्ठभाग की ओर देखता हुआ बोला, उधर भी एक बंद दरवाज़ा है, वो शायद बालकनी में खुलता होगा। उस दरवाजे के बगल में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, वे दोनों मजबूती के साथ अंदर से बंद थी। विजय कुमार दरवाजे के पास पहुंचा। यह भी प्रवेश द्वार जैसा ही मजबूत था। अंदर की तरफ से दोनों सिटकनियां मजबूती से चढ़ी हुई थी। उसमें एक मैजिक आई भी फिट थी। विजय कुमार ने दरवाजे के हैंडल को छुए बगैर मैजिक आई से आंख सटा दी। बाहर की रोशनी में बालकनी की रेलिंग का थोड़ा सा भाग साफ दिखाई दिया। वो पीछे हट गया। मेरा ख्याल है, वो बोला, इधर से नीचे जाने के लिए शायद सीढ़ियां भी हैं और इस दरवाजे को भी प्रवेश द्वार की तरह प्रयोग किया जाता है। हो सकता है, सुधीर ने कहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद हैं, विजय कुमार बड़बड़ाया। बाहर लाल बल्ब जल रहा है। वो पुनः डेस्क के पास आ खड़ा हुआ। वहाँ हर चीज़ बड़े करीने से अपने सही स्थान पर मौजूद थी। देवराज मेहता की कुर्सी के सामने बाईं तरफ छोटी सी ट्रे में रखे एक कांच के ग्लास में किसी रंगीन तरल पदार्थ के चंद कतरे भी अभी मौजूद थे। विजय कुमार ने नीचे झुककर सूंघा। विस्की, वो धीरे से बोला। ग्लास के पास ही डाक वगैरह रखने के लिए प्रयुक्त होने वाली 2 खूबसूरत ट्रैप्स पर थोड़े ही फासले पर रखी हुई थी। उन दोनों के बीच में बड़े सलीके से काटकर खोले गए 20-25 खाली लिफाफे ऊपर नीचे रखे थे। एक ट्रे में करीब इतने ही पत्र मौजूद थे। स्पष्ट था वे सब उन्हीं कटे हुए लिफाफों से निकाले गए थे। मृत देवराज मेहता के ठीक सामने एक इंपोर्टेड डिक्टाफोन मौजूद था, जिसका चमकदार माइक्रोफोन डेस्क के सिरे पर इस स्थिति में फिट था कि कुर्सी पर बैठा आदमी आसानी से डिक्टेशन दे सकता था। 2 टेलीफोन उपकरण भी डेस्क पर मौजूद थे। विजय कुमार देर तक हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखता रहा, लेकिन संदिग्ध बात नजर आना तो दूर रहा, कोई भी चीज़ गलत जगह या बेतरतीब रखी नजर नहीं आई। वो डेस्क से पीछे हट गया। सुधीर अभी भी डेस्क के दाएं सिरे के पास खड़ा था। विजय, जरा इधर आओ, एकाएक वो बोला। विजय कुमार और तटस्थ दर्शक की भांति तनिक अलग खड़ा राजेश भी उसके पास आ खड़ा हुआ। क्या बात है? विजय कुमार ने पूछा। इस डेस्क पर प्रत्येक चीज़ बड़े व्यवस्थित ढंग से रखी हुई है, सुधीर बोला। लेकिन क्या चांदी का कलमदान तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता?
विजय कुमार और राजेश की निगाहें चांदी के खूबसूरत कलमदान पर केंद्रित हो गई, लेकिन उन्हें उसमें कोई खास बात नजर नहीं आ सकी। हमें तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, दोनों ने एक साथ कहा। पहली बात तो यही है कि चांदी के कलमदान में पेन खड़े करके रखने के लिए जो 4 स्टैंड लगे हैं ये सफ़ेद प्लास्टिक के बने हैं, जबकि ये चांदी के भी हो सकते थे। दूसरे यहाँ सिर्फ 3 पेन हैं जो कि तीनों स्टैंडों में मौजूद हैं। चौथा पेन यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। तीसरा, ये सब मामूली बातें हैं, विजय कुमार लापरवाही से बोला। क्यों बेकार वक्त ज़ाया कर रहे हो? बेकार नहीं विजय, सुधीर दृढ़तापूर्वक बोला। सिरे वाला जो चौथा पेन स्टैंड खाली नजर आ रहा है, असल में वो पेन स्टैंड है ही नहीं। फिर क्या है? विजय कुमार ने खींचते हुए पूछा। ये एक माइक्रोफोन है। यकीन ना हो तो कलमदान को थोड़ी ऊपर उठाकर देख लो, डेस्क के अंदर जाती हुई तारें तुम्हें दिखाई देंगी, और डेस्क की ऊपरी ड्रॉअर में एक टेप रिकॉर्डर भी रखा मिलेगा। विजय कुमार ने जेब से रुमाल निकाला, उससे पकड़कर कलमदान तनिक ऊपर उठाया तो डेस्क की सतह से भीतर जाता पतला सा काला तार भी नजर आ गया। फिर वो डेस्क की दाईं तरफ वाली ड्रॉअर्स के पास पहुंचा। रुमाल की सहायता से सावधानीपूर्वक ऊपरी ड्रॉअर खोला। सचमुच उसमें पॉकेट साइज का एक जापानी टेप रिकॉर्डर मौजूद था। उसने ड्रॉअर पूर्ववत बंद कर दिया। इस माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर की मौजूदगी से तुम क्या नतीजा निकालना चाहते हो? विजय कुमार ने पूछा। क्या तुम नहीं जानते ये सब पैसे वाले लोगों के चोंचले हैं? मैं समझता हूँ कि किन्हीं खास किस्म के लोगों से बात करते वक्त देवराज मेहता उनकी बातचीत करने के लिए टेप रिकॉर्डर ऑन कर देता होगा। माइक्रोफोन का रुख डेस्क के सामने पड़ी दोनों कुर्सियों की ओर होना इसी का संकेत करता है। मैं पूछता हूँ, विजय कुमार भन्ना कर बोला, तुम क्यों बेकार बाल की खाल खींच रहे हो? अगर वो ऐसा करता भी था तो कौन सा गजब करता था? सुधीर कुछ नहीं बोला। आओ नीचे चलते हैं, विजय कुमार बोला। पता नहीं फिंगरप्रिंट सेक्शन वाले और फोटोग्राफर कहाँ रह गए। तभी हेड कांस्टेबल ने आकर फिंगरप्रिंट्स वालों और फोटोग्राफर के आगमन की सूचना दी। विजय कुमार ने उन्हें फौरन ऊपर भेजने का आदेश दे दिया। हेड कांस्टेबल वापस लौट गया। ज्यों ही वे लोग ऊपर पहुंचे, विजय कुमार ने उन्हें आवश्यक निर्देश दिए और सुधीर तथा राजेश सहित स्टडी से निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। नीचे सुरेश दुग्गल अपनी कुर्सी में पड़ा खर्राटे ले रहा था। शायद नशे की अधिकता की वजह से उसे गहरी नींद आ गई थी। जयंतनाथ के चेहरे पर थकान, बोरियत और परेशानी के मिले जुले गहन भाव थे। वो रह रहकर कुर्सी में पहलू बदल रहा था। बलराज मेहता नर्वस भाव से सिगरेट फूंक रहा था। उसकी आंखें सोचपूर्ण थी और चेहरे पर अजीब से कुछ ऐसे भाव थे मानो वह ऐसा कुछ होने की उम्मीद कर रहा था जिसके हो सकने की उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। इंस्पेक्टर यादव के साथ आए पुलिसमैन जा चुके थे। विजय कुमार नीचे पहुंचकर सीढ़ियों के पास ही रुक गया। तुम इन सबको जानते हो? उसने सुधीर से पूछा। हाँ, सुधीर ने कहा और तीनों का परिचय दे दिया। मिस्टर मेहता, विजय कुमार ने बलराज से पूछा, इस घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मिसेस मेहता क्लब गई थी, वहाँ से अपनी किसी सहेली के साथ कहीं चली गई, बलराज ने जानकारी दी। और देवराज का सेक्रेटरी जगमोहन भी कहीं गया हुआ है। आप इसी घर में रहते हैं? नहीं, बलराज ठोस स्वर में बोला। हम दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। मैंने आज शाम महीनों बाद इस घर में कदम रखा है। उसके लहजे में नापसंदगी का गहरा पुट था। आई सी, आप कोई ऐसा कमरा बता सकते हैं जहाँ बैठकर मैं बारी बारी आप लोगों से बातचीत कर सकूं? बगल वाला कमरा ठीक रहेगा, वो जगमोहन का ऑफिस है। बलराज मेहता ने बाईं ओर का एक बंद दरवाज़ा खोला और कमरे में जाकर लाइट ऑन कर दी। राम सिंह, विजय कुमार हेड कांस्टेबल से बोला, जीप से सत्यनारायण को बुला लाओ। राइट सर। हेड कांस्टेबल बाहर चला गया। चंद क्षणोपरांत वो एक अन्य पुलिसमैन के साथ वापस लौटा। नवांगतुक के हाथ में एक बड़ी सी डायरी थी। पहले तुम दोनों ही आओ, विजय कुमार ने सुधीर और राजेश से कहा और उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे बलराज ने खोला था। नवांगतुक सत्यनारायण ने भी उसका अनुकरण किया। कमरा काफ़ी बड़ा था और किसी जिम्मेदार आदमी का ऑफिस नजर आता था। विजय कुमार उधर बढ़ा जहाँ एक दीवार के पास 8-10 कुर्सियाँ पड़ी थी। बलराज मेहता भी अभी तक वहीं मौजूद था। मिस्टर मेहता, विजय कुमार बोला, आपसे मैं थोड़ी देर बाद बातें करूंगा। बलराज मेहता खामोशी के साथ बाहर निकल गया। सुधीर और राजेश विजय कुमार के दाएं बाएं बैठे। सत्यनारायण 3 कुर्सियां छोड़कर चौथी पर बैठ गया। उसने अपनी डायरी खोलकर जेब से पेन निकाल लिया। मिस्टर सुधीर रंजन, विजय कुमार बोला, अब तुम शुरू हो जाओ और इस बारे में जो कुछ भी जानते हो फटाफट बयान कर दो। ध्यान रखना, मैं सिर्फ तथ्य जानना चाहता हूँ। सत्यनारायण का पेन अपनी डायरी पर तेजी से फिसलने लगा। सुधीर ने 5:30 बजे के करीब राजेश के अपने ऑफिस में आने, सुरेश दुग्गल की मदद की अपील करने, खुद को प्रतिमा दुग्गल से मिलने जाने, प्रतिमा का देवराज मेहता से ताल्लुकात खत्म कर देने के लिए सहमत हो जाने, अपने फ्लैट पर लौटने
और सपना सहित राजेश की सालगिरह का छोटा सा जश्न मनाने के बारे में संक्षेप में बता दिया। ठीक 9 बजे प्रतिमा दुग्गल ने मुझे फ़ोन किया, सुधीर कहता गया। उसने बताया कि उसका पति सुरेश दुग्गल रिवॉल्वर लेकर देवराज मेहता को मारने गया था। मैंने रिसीवर पटका, सपना से फ्लाइंग स्क्वाड को फ़ोन करने के लिए कहा और राजेश सहित नीचे दौड़ा। फिर यथासंभव तेजी से ब्यूक दौड़ाते हुए हम यहाँ आ पहुँचे। तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा होगा? विजय कुमार ने टोका। कोई 10-12 मिनट, यानी करीब 9:15 बजे। हाँ, सुधीर बोला। पोर्टिको में नई काली एम्बेसडर के पीछे क्रीम कलर का चेतक खड़ा दिखाई देते ही राजेश ने बताया कि वह सुरेश दुग्गल का स्कूटर था। ब्यूक रोकते रोकते हमने कोठी का प्रवेश द्वार खुलता देखा। फिर एक मानव आकृति दौड़कर भीतर दाखिल होती दिखाई दी। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। चंद क्षणों परांत अंदर से किसी की चीख और फर्श पर कोई चीज टकराने की आवाज़ें हमें सुनाई दी। ब्यूक से उतरकर हम दौड़ते हुए भीतर दाखिल हुए। हमने बलराज मेहता को बाहर हॉल में दरवाजे के पास पीठ के बल फर्श पर पड़ा पाया। सीढ़ियों के दहाने के पास चांदी की एक ट्रे और विस्की की एक बोतल तथा ग्लासों का कांच बिखरा पड़ा था। सफ़ेद लिबास वाला एक आदमी, जिसका नाम बाद में पता चला कि रामलाल है और वो इस घर का नौकर है, तेजी से सीढ़ियों पर भागता दिखाई दिया। हम भी उसके पीछे दौड़ पड़े। जब हम ऊपर पहुंचे तो वो स्टडी का बंद दरवाज़ा दोनों हाथों से जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजे के ऊपर लाल बल्ब जल रहा था। मैंने रामलाल को एक तरफ धकेलकर दरवाजे पर प्रहार किया। तभी भीतर फायर की आवाज़ गूंज गई। राजेश की मदद से दरवाज़ा तोड़ने के बाद मैंने देखा सुरेश दुग्गल डेस्क के पास खड़ा था। उसके हाथ में 32 बोर की रिवॉल्वर थी, जिससे धुएं की पतली सी लकीर उस वक्त भी निकलती नजर आ रही थी। देवराज मेहता की कुर्सी में पड़े रहने के ढंग और छाती पर कोट में झांकते सुराग से साफ जाहिर था कि वो मर चुका था। मैंने सुरेश से रिवॉल्वर लेकर अपनी कोट की जेब में डाल ली। सुधीर रुका। देवराज मेहता की लाश का मुआयना करने की बात को गोल करता हुआ बोला, फिर तुम्हारा वो इंस्पेक्टर यादव दलबल सहित घटनास्थल पर आ पहुंचा। बाद में जब हम स्टडी से बाहर निकले तो बाहर गलियारे में रामलाल के अलावा बलराज मेहता और जयंतनाथ भी मौजूद थे। जयंतनाथ ने बताया कि जब नीचे और सीढ़ियों पर भागदौड़ मची, वो गलियारे के दूसरे सिरे पर अपने कमरे में बंद था। तत्पश्चात हम सब नीचे हॉल में आ गए। इंस्पेक्टर यादव ऊपर ही रह गया था। तुम्हारा मतलब है? विजय कुमार को सोचता हुआ बोला। तुम्हारे और राजेश के आगे आगे सुरेश दुग्गल दौड़ता हुआ भीतर कोठी में दाखिल हुआ, बलराज मेहता को नीचे गिराया और रामलाल के हाथों से ट्रे गिराई। दौड़कर ऊपर देवराज मेहता की स्टडी में पहुंचा और दरवाज़ा भीतर से बंद करके उसे शूट कर दिया। नहीं, सुधीर ने जवाब दिया। फिर हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, लेकिन ये सब खुद मैंने नहीं देखा, इसलिए ऐसा कोई दावा मैं नहीं कर सकता। क्या दावा कर सकते हो? सिर्फ यही कि जब हमने स्टडी का दरवाज़ा तोड़ा, सुरेश दुग्गल डेस्क के पास खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिससे धुआं तब भी निकल रहा था। देवराज मेहता अपनी कुर्सी में मरा पड़ा था और सुरेश ने कहा कि हत्या उसी ने की थी। अच्छा, उसने कबूल किया था? उसने शेखी बगारी थी। वो शराब के नशे में धुत था। मेरा ख्याल है कि शायद खुद भी नहीं जानता था कि क्या कह रहा था। आई सी, कहकर विजय कुमार ने राजेश की ओर देखा। सुधीर के इस बयान में तुम कुछ और जोड़ना चाहते हो? हाँ, राजेश कड़वे स्वर में बोला। मैं बताना चाहता हूँ कि देवराज मेहता का जो अंजाम हुआ है वो कमीना उसी के काबिल था। उस हरामजादे ने बेचारे सुरेश को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया था। उस जलील आदमी की वजह से सुरेश खुद को शराब में गर्क करने पर तुल गया था। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। देवराज मेहता की हत्या न्यायोचित ठहराई जानी चाहिए और सुरेश। रिपोर्टर साहब, विजय कुमार ने अधीरतापूर्वक कहा, ना तो ये अदालत का कमरा है, ना मैं जज हूँ और ना तुम वकील सफाई। मुझे दूसरे लोगों से बातें करनी है, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम दोनों मेहरबानी करके यहाँ से फूट जाओ। फूट जाए? सुधीर ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्या हम यहाँ नहीं बैठे रह सकते? यहाँ किस लिए बैठना चाहते हो? ये सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। बस सारे सिलसिले को तरतीब से समझना भर बाकी है। विजय, सुधीर गंभीरतापूर्वक बोला, दरअसल इस हादसे और बेचारे सुरेश दुग्गल के होने वाले अंजाम के लिए मैं खुद को भी कमोबेश जिम्मेदार समझता हूँ। अगर मैंने राजेश की बातों पर और ज़्यादा ध्यान दिया होता तो यह घटना टल सकती थी। और क्या ध्यान देना था तुमने? विजय कुमार ने पूछा। राजेश के कथा अनुसार प्रतिमा दुग्गल को समझाने के लिए गए तो थे, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। मुझे सुरेश दुग्गल से भी मिलना चाहिए था। ऐसा कुछ करना चाहिए था कि वो अपने इरादे से बाज आ जाता। यहाँ आते समय कार को और तेज चलाना चाहिए था ताकि उससे पहले हम यहाँ पहुँच सकते। कार की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ाने का मतलब होना था कि हमने देवराज मेहता से भी पहले ऊपर पहुँच जाना था। राजेश बोला। ओके ओके, विजय कुमार बेसब्री से बोला, ज़्यादा ड्रामा मत करो। यहाँ बैठना है तो अलग हटकर बैठो। और रिपोर्टर साहब, तुम ज़रा बलराज मेहता को यहाँ बुलाने की तकलीफ़ करो।
सुधीर और राजेश ने अपनी कुर्सियां विजय कुमार से काफी फासले पर खिसका ली। फिर राजेश बलराज मेहता को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी हेड कांस्टेबल ने आकर सूचना दी कि फोटोग्राफर का काम खत्म हो चुका था और एम्बुलेंस आ पहुंची थी। विजय कुमार लाश को भिजवाने के लिए राम सिंह के साथ चला गया। बलराज मेहता बड़े इत्मीनान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। आइए मिस्टर मेहता, विजय कुमार बाईं ओर पड़ी कुर्सी की ओर संकेत करता हुआ बोला। तशरीफ रखिए। बलराज मेहता इंगित कुर्सी पर बैठ गया। सुधीर और राजेश ने उस पर उचटती सी निगाह डाली। फिर वे विजय कुमार की ओर देखने लगे। आप मृतक देवराज मेहता के भाई हैं? विजय कुमार ने पूछा। सत्यनारायण का पेन पुनः डायरी पर खिसकने लगा। जी हाँ, बलराज मेहता शुष्क स्वर में बोला। उससे 10 साल छोटा। आपका नाम बलराज मेहता है? जी हाँ। आपने बताया था कि आप इस घर में नहीं रहते? जी हाँ, बलराज मेहता ठोस स्वर में बोला। और यह भी बताया था कि हम दोनों भाई एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। विजय कुमार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आपका एड्रेस? उसने पूछा। 64 विशालपुरी कॉलोनी। इसका मतलब राजनगर में ही रहते हो? जी हाँ। क्या काम करते हैं आप? लेक रोड पर मेरा एक रेस्तरां है, वेलकम। वेलकम राजनगर के मशहूर रेस्तराओं में से एक था। आपने बताया था कि महीनों बाद आज शाम यहाँ आए हो। विजय कुमार ने पूछा। आने की वजह बता सकते हो? देवराज से कुछ बातें करनी थी। किस सिलसिले में? माफ़ कीजिए, ये मेरा जाति मसला है। पल पर हिचकिचाने के बाद बलराज मेहता बोला। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। आई सी, आप यहाँ पहुँचे किस वक्त थे? करीब 8:15 बजे। अपने भाई से मुलाकात हुई? नहीं। बलराज मेहता के स्वर में कड़वाहट का भारी पुट था। हालांकि देवराज मेहता को पता था कि मैंने 8 बजे के करीब आना था, लेकिन उसने अपनी स्टडी के दरवाजे पर लाल बल्ब जला रखा था, जो इस बात का सूचक था कि वो मशरूफ था और खुद को डिस्टर्ब किया जाना नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरन मुझे उसके फ्री होने का इंतज़ार करना पड़ा। बाहर खड़ी काली एम्बेसडर कार आपकी है? जी नहीं, वो देवराज की है। मैं यहाँ टैक्सी से आया था। जब आप यहाँ पहुँचे, यहाँ कौन कौन था? देवराज की पत्नी नीना, उसका सेक्रेटरी जगमोहन और नौकर रामलाल। ये तीनों यहीं रहते हैं। इनके अलावा उस वक्त जयंतात भी यहीं था। उसने कुछ ही देर पहले नीना और जगमोहन के साथ डिनर लिया था और बाहर हॉल में बैठा बड़ी बेसब्री से देवराज द्वारा बुलाए जाने का इंतजार कर रहा था। संक्षिप्त से मुलाकात के दौरान जयंतनाथ ने बताया कि वो दिल्ली से हवाई जहाज द्वारा खास तौर से देवराज से मिलने आया था। इंतजार कराए जाने की वजह से उसे बेहद खींच आ रही थी। शायद इसलिए उसने डिनर से पहले चंद ड्रिंक लिए थे। ये मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि बातें करते वक्त उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। फिर वो ये कहकर कि इंतजार ही करना है तो अपने कमरे में आराम से लेट कर करेगा, ऊपर चला गया। और आप बाहर हॉल में बैठे अकेले इंतजार करने लगे? हाँ। फिर पहले जगमोहन इस कमरे में आकर कुछ टाइप करने लगा। नीना मेरे पास आ बैठी। वो नर्वस और परेशान सी नजर आ रही थी। इस तरह इंतजार कराने के लिए उसने देवराज की तरफ से मुझसे माफ़ी मांगी। चंद एक मिनट में रामलाल एक छोटी सी ट्रे में नीट विस्की का आधे से ज़्यादा भरा ग्लास लेकर आया, जो कि देवराज के पास पहुंचाया जाना था। देवराज की ये वर्षों पुरानी आदत थी। रोज शाम को विस्की पीने की शुरुआत वो इसी ढंग से किया करता था। नीना ने रामलाल से वो ट्रे ले ली, क्योंकि स्टडी के बाहर लाल बल्ब जला होने की सूरत में सिर्फ अकेली उसे ही बगैर बुलाए अंदर जाने की इजाज़त थी। वो ट्रे लेकर ऊपर चली गई और मैं अकेला हॉल में बैठा रह गया। बलराज मेहता ने जेब से 555 का पैकेट निकाला, विजय कुमार को सिगरेट ऑफर की। उसके द्वारा इनकार कर दिए जाने पर वो सिगरेट सुलगाने के बाद बोला। 8:30 बजे के करीब एक स्कूटर रुकने की आवाज़ हुई। फिर डोरबेल बजी। जगमोहन फौरन इस कमरे से निकला। उसने हॉल से गुजरकर प्रवेश द्वार खोला और बाहर चला गया। मुझे समझते देर नहीं लगी कि आंगतुक जो भी था, देवराज को उसके आगमन की अपेक्षा थी और जगमोहन उसे स्टडी के पिछले दरवाजे की ओर बाहर कोठी की साइड से जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचाने गया था। इसका मतलब स्टडी के पिछले दरवाजे तक पहुंचने का अलग से भी कोई रास्ता है? जी हाँ, कोठी की साइड में सीधा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। दरअसल इस कोठी का भूगोल ऐसा है कि ऊपर की मंजिल पर स्टडी के अलावा तमाम कमरे बेडरूम हैं। नीना और देवराज का बेडरूम एकदम स्टडी की बगल में है। उसमें भी 2 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाज़ा उसी गलियारे में खुलता है जिसमें स्टडी का दरवाज़ा खुलता है। स्टडी और बेडरूम के पिछली ओर एक चौड़ी बालकनी है। दोनों के पिछले दरवाजे उसी बालकनी में खुलते हैं। कोठी की साइड में बनी जिन सीढ़ियों का जिक्र किया है, उनके द्वारा मुख्यतः इन्हीं 2 कमरों तक पहुंचा जा सकता है। आई सी, विजय कुमार बोला। लेकिन आपने ये कैसे समझ लिया कि उस आंगतुक का आगमन अपेक्षित था? बलराज मेहता कटुतापूर्वक मुस्कुराया। देवराज इस मामले में बड़ी भारी एहतियात बरतता है, वो बोला। उससे वक्त बेवक्त अच्छे बुरे लोग मिलने आते रहते हैं। उनसे पूछताछ करना, उन्हें भली भांति चेक करना
और अगर वे अपेक्षित थे तो उन्हें बाहरी सीढ़ियों से ऊपर भेजना, वरना बाहर से बाहर की ओर चलता कर देना। ये सब जगमोहन की जिम्मेदारी थी। अपेक्षित व्यक्ति को सीढ़ियों तक पहुंचाने के बाद जगमोहन रेलिंग में लगे किसी गुप्त बटन को दबा दिया करता था। इसका संबंध देवराज के डेस्क के नीचे लगे ऐसे उपकरण से है जिसमें से किर किर की धीमी आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ देवराज को आंगतुंग की पूर्व सूचना इस गारंटी के साथ दे दिया करती थी कि उसे चेक किया जा चुका था। फलस्वरूप उसे रिसीव करने के लिए देवराज को स्टडी के पिछले दरवाजे पर रहा करता था। इस सिलसिले का एक ही फायदा था कि कोई अवांछित या अनपेक्षित व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता था। वाकई अच्छा इंतजाम था, विजय कुमार बोला। आंगतुक को पहुंचाने के बाद जगमोहन वापस लौटा। बलराज मेहता वार्तालाप का तारतम्य जोड़ता हुआ बोला। वो चंद मिनट मेरे पास बैठा, फिर ऊपर अपने कमरे में चला गया। कोई 5-7 मिनट बाद बाहर स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ हुई और स्कूटर चला गया। मैं समझ गया कि देवराज से मिलने आया व्यक्ति वापस जा रहा था। उस वक्त मुझे पूरी उम्मीद थी कि देवराज स्टडी का दरवाज़ा खोलेगा और मुझे ऊपर बुला लेगा, लेकिन उस कमीने ने ऐसा नहीं किया। उसने तनिक रुककर पहली सिगरेट के अवशेष से ताज़ा सिगरेट सुलगाया। फिर उसने कहा। करीब 10 मिनट पश्चात नीना नीचे आई। वो घुटनों से नीचे तक लंबा सफ़ेद ऊनी कोट और हल्की नीली साड़ी पहने थी। सर पर नीला स्कार्फ बांध रखा था और हाथ में नीला पर्स लटकाए हुए थी। उसके चेहरे पर बेहद बोरियत और व्याकुलता के मिले जुले भाव थे। उसने मुझसे कहा, अगर देवराज पूछे तो बता दूं कि वो क्लब गई है और शायद देर से लौटेगी। वो प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी ही थी कि जगमोहन जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे हॉल में आया। वो चिंतित और उत्तेजित सा प्रतीत हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है। मुझे याद है नीना ने उससे पूछा था कि क्या उसने देवराज से जाने की इजाज़त ले ली थी। इस पर जगमोहन ने जवाब दिया कि इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज रात किसी और विजिटर ने नहीं आना था। वे दोनों साथ साथ बाहर निकले और अपनी अपनी कार में बैठकर चले गए। जगमोहन के पास भी अपनी कार है, विजय कुमार ने टोका। कार का मालिक तो देवराज ही था, लेकिन जगमोहन को उसे इस्तेमाल करने की पूरी छूट थी। उनके जाने के बाद हॉल में आप अकेले रह गए? बलराज मेहता ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जयंतनाथ ने सीढ़ियों के ऊपर से ऊंची आवाज़ में रामलाल को हाँक लगाते हुए विस्की की बोतल और एक गिलास लाने की मांग की। वो सिगरेट का गहरा कश लेकर ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। साथ ही कहा कि अगर देवराज का इरादा उसे तमाम रात इंतजार कराने का था तो वो भी फैसला कर चुका था कि इस सारी बोरियत को विस्की में घोल कर ही रहेगा। उसके चिल्लाने के ढंग से उसकी झल्लाहट साफ जाहिर हो रही थी और मुझे यूं लगा कि वो इस तरह चिल्लाकर स्टडी में मौजूद देवराज मेहता का ध्यान आकर्षित करके अपनी उपस्थिति का आभास कराना चाहता था, ताकि देवराज ये सब सुनकर दरवाज़ा खोले और उसे भीतर बुला ले। लेकिन जयंतनाथ मेरे भाई की खसलत से नावाकिफ था। वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गया और भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी हाँक के जवाब में आ पहुँचे रामलाल से मैंने कहा कि मेरे लिए भी विस्की का एक लार्ज पैक लेता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस कर रहा था। रामलाल आदेश का पालन करने चला गया। मुश्किल से 1.5 मिनट बाद कोठी के गेट में दाखिल होते हुए एक स्कूटर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर बाहर स्कूटर रुकता सुना। तभी रामलाल हॉल में दाखिल हुआ। मैं दरवाज़ा खोलने की नीयत से उठा। मैं भूल गया था कि नीना और जगमोहन के जाने के बाद मैंने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी। अचानक प्रवेश द्वार भड़ाक से खुला और बदहवास सा एक नौजवान दौड़ता हुआ भीतर दाखिल हुआ। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और वो चिल्ला रहा था, कहाँ है वो हरामजादा, मैं उस कमीने को शूट कर दूंगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने उसे रोकने की खास कोशिश की ही नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ में रिवॉल्वर था। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मुंह से शराब के भपके छूट रहे थे और अपनी जान गंवाकर देवराज की जान बचाने का मेरा कतई कोई इरादा नहीं था। उसने मुझे जोर से अलग धकेल दिया। मैं पीठ के बल फर्श पर जा गिरा। नौजवान मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर सीढ़ियों की तरफ दौड़ चुका था। रामलाल उसके रास्ते में आ गया और उसकी ट्रे हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। जब तक रामलाल संभला, नौजवान 2-2 सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर चढ़ना शुरू कर चुका था। रामलाल भी उसके पीछे लपका। ऐन उसी वक्त प्रवेश द्वार फिर खुला और ये दोनों सज्जन, उसने सुधीर और राजेश की ओर इशारा किया, भीतर दाखिल हुए। मैं उस वक्त फर्श से उठने की चेष्टा कर रहा था और उंगली द्वारा सीढ़ियों की तरफ इशारा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये दोनों तत्क्षण ऊपर दौड़ गए। फिर चंद क्षणों उपरांत मुझे फायर की आवाज़ सुनाई दी। तो दोस्तों, ये था लाश की हत्या नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।